शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा लाया गया। 14 जुलाई को 19 एमएलए को नोटिस दिया है स्पीकर ने कि आप लोग कांग्रेस पार्टी लेजिस्लेचर मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं और कॉन्स्पायर कर रहे हैं शायद इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए और हॉस्टाइल कंडक्ट भी दिखा रहे हैं। 3 दिन के अंदर रिप्लाई देने का नोटिस का रिप्लाई देने का टाइम दिया है और वो लोग हाई कोर्ट मूव किए हैं। हाई कोर्ट स्पीकर को रिक्वेस्ट किया है टू डिफर द प्रोसीडिंग्स, लेकिन स्पीकर ने चैलेंज किया है ये इंटरिम ऑर्डर को, क्योंकि हाई कोर्ट को कोई राइट नहीं है दखल अंदाज देने का एक स्पीकर का काम में। क्वेश्चन विद रिगार्ड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर विद रिगार्ड टू एंटी डिफेक्शन, ये टोटल चेयरमैन या तो स्पीकर के पास रहता है। ये 6(1) सेक्शन में दिया हुआ है एंटी डिफेक्शन एक्ट या लॉ का 10 शेड्यूल का सेकंड पैरा में दिया हुआ है कौन सा ग्राउंड में डिस्क्वालीफाइड हो सकता है ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के मामले में। जैसे अगर वॉलंटरीली कोई पार्टी गिव अप कर देता है अपना पार्टी का मेंबरशिप, या तो अब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग, या तो वोट करता है कॉन्ट्ररी, तो जैसा डायरेक्शन दिया गया है पॉलिटिकल पार्टी उसके अगेंस्ट में वोट कर देता है कॉन्ट्ररी। व्हिप को असेंबली के अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए। बाहर जो भी कर रहा है पार्टी मेंबर उसमें पार्टी का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। इलेक्टेड मेंबर जो भी करे यो तो होलो केस में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि डिफाई अगर करेगा पार्टी व्हिप आउटसाइड द हाउस अमाउंट्स टू डिफेक्शन। अभी नया केस 1994 में बोला गया है कि देयर इज नो नीड फॉर फॉर्मल रेजिग्नेशन। मिनिस्टर का जो कंडक्ट है या मेंबर का कंडक्ट से पता चलता है वेदर ही इज गिविंग अप द पार्टी मेंबरशिप और नॉट। इससे मुंह से बोलते नहीं होता है ना, कुछ चीज़ तो बर्ताव से भी पता चलता है। कर्नाटक एमएलए का भी डिस्क्वालिफिकेशन को अपहेल्ड किया था अपेक्स कोर्ट। पैराग्राफ 2(1)A में दिया गया है कि अगर कोई फेलियर कर रहा है तो अटेंड द पार्टी मीटिंग्स जो भी एक ग्राउंड है फॉर अट्रैक्टिंग डिफेक्शन, मतलब उस कारण से भी डिफेक्शन किया जा सकता है। और हाई कोर्ट का इंटरवेंशन अभी प्रीमैच्योर है, कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, सिर्फ इशू किया गया है नोटिस। शो कॉज नोटिस जो लगा है इन राजस्थान के एमएलए के ऊपर, इस पे कोई स्कोप नहीं है, मतलब हाई कोर्ट का इंटरवेंशन। कोर्ट ने केवल इंटरिम ऑर्डर दिया है तो एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा मिल जाएगा मिस्टर सचिन पायलट को, ताकि अदर एमएलएस को, ताकि वो लोग अपना रिप्लाईज फाइल कर सके एंटी डिफेक्शन नोटिस के अगेंस्ट में। सेक्शन ऑफ पावर को इम्पैक्ट कर रहा है ये, लेकिन फिर ये 3 दिन टाइम दिया है शो कॉज नोटिस करने के लिए, कहीं ना कहीं कर्टेल कर रहा है राइट टू फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्क्वालिफिकेशन है। राइट टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग वगैरह ये सब कर सकता है, फंडामेंटल राइट है। इन फाइनल डिसीजन यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी चेयरमैन या स्पीकर का होता है, उसके बाद फिर वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। हो तो होलोन केस 1992 के हिसाब से पिटिशनर बोल रहा है मिनिमम 7 दिन का टाइम देना चाहिए, 2 दिन बहुत कम है एज पर रूल्स, लेकिन डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो रहा है तो आपको जल्दी आंसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन में नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब नेचुरल जस्टिस डिपेंडेंट नहीं है नंबर ऑफ डेज के ऊपर, रिप्लाई तो आपको देना ही है। रवि नायक केस में भी 1994 में ऐसा हुआ था, 2 दिन के अंदर स्पीकर ने रिप्लाई मांगा था, फिर केस हुआ था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था स्पीकर का डिसीजन। चलिए 2 दिन में ही रिप्लाई दीजिए, 7 दिन का दरकार नहीं। हायर एजुकेशन में इंडिया में क्या क्या इश्यूज है? 65% ऑफ द बजट जो है वो यूजीसी का जितना भी पैसा है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूज कर लेता है। इंडिया का एक सर्वे है कि हायर एजुकेशन जो है AISHE मतलब ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के हिसाब से 2018 और 19 का रिपोर्ट था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ओनली 26.3% है, कंपेरेटिवली लेस देन एशिया का बाकी कंट्रीज, जैसे चाइना में 51 है, साउथ कोरिया में 94 है, मलेशिया में 45 है। यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी का जो भी परफॉर्मेंस होता है उसका पीर ग्रुप मतलब जितने भी और फैकल्टीज है वो लोग देखते हैं, स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है इंडिया में, इसलिए फैकल्टीज रिलक्टेंट है अच्छा खासा पढ़ाने में। वो लोग हमेशा रिसर्च वगैरह लेके बिजी रहते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, 47.38% जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब ही नहीं मिलता है और एम्प्लॉयबल भी नहीं, एज पर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019। उसका डिग्री सब राख में मिट जाता है। प्रोफेशनल एजुकेशन इंडिया में और कम हो गया, पहले 2.37 था, अभी 1.96 हो गया। नॉन फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन जो इधर उधर से सीखते हैं स्किल अपग्रेडेशन के लिए, वो 7.74 से 4.8 है। ऑटोनॉमी नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के पास, क्योंकि 3 टायर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है, जैसे कि एक यूजीसी ऊपर से कंट्रोल करता है टोटल सारा यूनिवर्सिटीज़ को, फिर स्टेट या सेंटर जो है अपने एक्ट से बनाता है यूनिवर्सिटीज़ को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनता है, स्टेट यूनिवर्सिटी बनता है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनता है। उसके बाद फिर रेस्पेक्टेबल और इंस्टीट्यूशन है जैसे AICT हो गया या मेडिकल ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये लोग भी रेगुलेट करते हैं। तो अपना कोर्स बनाने का कोई स्कोप ही नहीं है अपना यूनिवर्सिटी के ऊपर। बेयरिंग फ्यू नेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक IIT IIM वो लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट जितना भी है, पब्लिक इंस्टीट्यूट IIT IIM को छोड़ के बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है। रिसर्च स्कॉलर को फेलोशिप नहीं मिल रहा है ऑन टाइम। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट का कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस नहीं है, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ के इंडस्ट्री में जॉब ले रहा है उतना ज़्यादा नहीं, जैसे लिनोवो है जो चाइना में वगैरह में यहाँ सब प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह करवाता है, हमारे यहाँ पे उतना नहीं है। हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत है जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से भी ट्रेनिंग वगैरह करवा रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट को भी अपने हिसाब से अपना मतलब इनोवेशन करके नया कोर्स वगैरह इंट्रोड्यूस करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। नो स्कोप फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च। एक यूनियन टेरिटरी है, आर्टिकल 239A के अंदर में उसको अपना लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और CM भी मिला हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनका काफ़ी ज़्यादा CM का लगा हुआ रहता है। एक स्टेटहुड के लिए फ्यूचर के लिए उनको अपना एक हाई कोर्ट भी देना चाहिए। 241 के हिसाब से कोई भी यूनियन टेरिटरी के पास अपना हाई कोर्ट हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये 2017 में पुडुचेरी ने भी पास किया था एक बिल या एक्ट जो है, लेकिन अभी जो फिलहाल है अब बेंच ऑफ हाई कोर्ट वहाँ पे होना चाहिए। मद्रास का बेंच अभी उसको दिया गया है,
तो मद्रास से एक बेंच देना चाहिए पहले, वो ईजियर है और इकोनॉमिकल भी है, फंडामेंटल राइट भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल टाइम और एक्सपेंसेस लग जाता है, और ये कैपिटल सिटी में अगर होगा तो ईजी रहेगा। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों एक ही जगह पे रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो ईजी, कोई रेजोल्यूशन अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, डिस्प्यूट हुआ बिटवीन द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो ईजिली वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में सॉल्व हो जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो सीएम का झगड़ा लगा रहता है, जो छोटा छोटा स्टेट्स में हाईकोर्ट है जैसे सिक्किम, गोवा, मणिपुर, उससे भी केसेस यहाँ पे 4 टाइम्स ज़्यादा है। मद्रास हाईकोर्ट को शेयर करने में तमिलनाडु के साथ उसको एक्सपेंसेस वगैरह शेयर करना पड़ता है, लेकिन बाद में अगर ये अपना उसको हाईकोर्ट मिल जाएगा तो सेंटर दे देगा फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दादा बेसेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद भी बावजूद अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट में और एक नया पिटीशन आया कि 4G की इंटरनेट कम से कम अलाउ कीजिए जम्मू कश्मीर में पैंडेमिक सिचुएशन। 4 अगस्त से मोबाइल फोन नेटवर्क, इंटरनेट सर्विसेज सब डिसकंटिन्यू हुआ है वैली में, कश्मीर वैली रीजन। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो इंटरनेट के द्वारा हम लोग करते हैं, या राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये दोनों कटल हो रहा है। ये छोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है इंटरनेट शटडाउन का कारण दिखाइए और स्पेसिफिक ग्राउंड दिखाइए और ऑर्डर्स भी इशू कीजिए, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो सकता है कोई स्पेसिफिक ग्राउंड हो जैसे नेशनल सिक्योरिटी, तो वो ऑर्डर दिखाइए और ये दिखाइए। इंटरनेट एक टूल भी है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। आर्टिकल 19(1)(g) में फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स दिया गया है, जिसमें इंटरनेट कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम। आर्टिकल 19(1)(g) भी एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं करके एक वीकली रिव्यू के लिए कमेटी बैठा दिया, जो टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल 2017 के हिसाब से देखेगा कि सर्विस क्यों रोका गया है। पब्लिक इमरजेंसी हो या सेफ्टी इंटरेस्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक अगर रहे, तभी जाके ये टेलीकॉम सर्विसेज को बैन किया जा सकता है अंडर टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल्स 2017। 2017 में ये रूल्स बनाया गया है ताकि सस्पेंड कर पाए इंटरनेट सर्विसेज को कोई पब्लिक इमरजेंसी के टाइम में या सेफ्टी के कारण से, लेकिन सारा ऑर्डर्स जो है बैनिंग ऑफ इंटरनेट उसको पब्लिश करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, ट्रेड वगैरह, इन सारों को रिस्पेक्ट किया है, और इंटरनेट शटडाउन के लिए कोई स्पेसिफिक ग्राउंड के ऊपर ही वो अलाउ कर सकता है। और ये छोड़ के जो टेलीकॉम सर्विसेज के लिए अलग से रूल बनाया 2017 में, जिससे वो पब्लिक इमरजेंसी और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी दिखा के ही ऑर्डर इशू करके बैन कर सकता है नेट को। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा, वीकली रिव्यू करेगा एक कमिटी, वो भी रूल्स में ही दिया गया है 2017 का टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम रूल सर्विस रूल। एएस पुट्टुस्वामी जजमेंट में जो राइट टू प्राइवेसी के लिए था, उसमें हेल्ड किया गया था कोर्ट द्वारा कि फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, मतलब लिबर्टी देना चाहिए या स्टेट का एक्शन ऑन सिक्योरिटी को एक प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर से देखना चाहिए, कितना प्रोपोर्शनल है, मतलब इसमें 10% चांस है, उसमें 20% चांस है, तो ठीक है, इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देखना पड़ता है। G20 का एक डिजिटल मीटिंग हो रहा है, इकोनॉमी का मिनिस्टर्स लोग वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं ऑन डाटा सॉवरेनिटी, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा फॉर इनोवेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब कारण से, क्योंकि 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया है प्राइवेसी के लिए, सेफ्टी नॉर्म्स रखने के लिए, क्योंकि कोई रेस्पॉन्सिव है डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा और अकाउंटेबल भी नहीं है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ ऑन प्रोटेक्शन लॉज रिगार्डिंग डाटा का फ्लो जो है अक्रॉस बॉर्डर्स, नेशनल बॉर्डर। 2019 में G20 लीडर्स लोगों मिलकर ओसाका ट्रैक किया था, जो प्रमोट करता है क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डाटा, लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। केस 1994 मेंबर का कंडक्ट से पता चलता है, अलग से फॉर्मल रेजिग्नेशन का दरकार नहीं है फॉर गिविंग अप मेंबरशिप। हो तो होलोन केस में डिसीजन मेकिंग से पहले जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं चाहिए। फाइनली जब एंटी डिफेक्शन का जब रूलिंग होगा, उसके बाद लिमिटेड ग्राउंड्स के ऊपर ही उसका डिसीजन के ऊपर जुडिशियल रिव्यू, रेस्ट्रिक्शन रहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 212 कोर्ट्स कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स के ऊपर। आर्टिकल 229(3) का सब क्लॉज में दिया हुआ है कि कॉमन हाई कोर्ट अगर रहेगा दो स्टेट में, तो फिर कॉन्स्टिट्यूटिव फंड ऑफ स्टेट से पैसा देना पड़ता है दोनों स्टेट। डायरेक्ट मॉनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट का जितना भी फिजिकल डेफिसिट होता है उसको वो G-SEC इशू करके RBI जो है फाइनेंस करता है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह उसको खरीद लेता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, फिर गवर्नमेंट बाद में उसको बायबैक करता है। RBM एक्ट में इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, उसके अंदर में बोला गया वेज एंड मीज एडवांसेस में ले सकता है लोग। जैन ऑयल फील्ड में जो ब्लो आउट हुआ था रिसेंटली देब्रू सेखोवा नेशनल पार्क के बगल में, वहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग का परमिशन कैसे मिला? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का ऑयल इंडिया सर्विसेज ऑल इंडिया लिमिटेड को कैसे दिया? ये एनजीटी ने रिसेंटली इसको इंक्वायर किया गया कहाँ से मिला है। एनजीटी के पास के एनवायरमेंट असेसमेंट क्या वायलेशन किया गया है, कोई बायोडाइवर्सिटी का असेसमेंट नहीं किया गया है, कोई पब्लिक हियरिंग नहीं है, किसी से पूछताछ नहीं किया वगैरह, और ये बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल किया है, इसी वजह से ब्लो आउट थ्रेट एकदम नेग्लिजिबल था बताया गया, लेकिन हो गया ना एक्सीडेंट अल्टीमेटली। तो एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोकल विलेजर्स को। ये छोड़ के भी एनजीटी एक कमेटी बनाया है जो देख रहा है कि इलीगल माइनिंग जो चल रहा है ना देहिंग पटकाई में, जो एलिफेंट रिजर्व है जो असम में, वो कैसे चल रहा है। इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड केस के लिए एनजीटी 2010 में लाया गया था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाए। पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे जो भी पोल्यूट करे वो कॉम्पेंसेशन देगा। ट्रिब्यूनल का मैंडेट है टू डिस्पोज एप्लीकेशन अपील, जो भी एप्लीकेशन अपील होगा 6 महीने के अंदर में फाइलिंग। एनजीटी का प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है, बाकी भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में 4 रीजनल सेंटर्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं। सर्किट बेंच भी बना सकता है, सर्किट प्रोसीड्यूर फॉर मोर इजीली एक्सेसिबल। ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय कोर्ट
Code of Civil Procedure, but shall be guided by principles of natural justice. Dedicated to environmental dispute और speedy justice के लिए, environmental justice के लिए जो expertise वगैरह हायर कोर्ट्स में नहीं था, इसलिए इसको एक्सपर्ट बॉडी बनाया गया, स्पेशलाइज बॉडी बनाया गया। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट मेंबर्स भी हैं, करीबन 10 से 20 एक्सपर्ट्स मेंबर रहते हैं और 10 से 20 जुडिशियल मेंबर रहते हैं, और एक जो है चेयरमैन रहता है। मतलब टोटल मिला के 41 मैक्सिमम, और मिनिमम 10 अगर हुआ तो फिर मिनिमम 21। सिटी का इंस्पिरेशन आया था आर्टिकल 21 से, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, जब बाद में राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट भी दिया गया था नॉर्मल सिटीजन्स को, तब जाके ये 21 से अपना इंस्पिरेशन लिया। स्ट्रक्चर ऑफ एनजीटी में 3 तरह का मेंबर्स है, एक तो चेयरमैन है, दूसरा है आपका जुडिशियल मेंबर, तीसरा है एक्सपर्ट मेंबर जो एनवायरनमेंट वगैरह में या कोई भी चीज़ में एक्सपर्ट रहता है। 5 साल के लिए होल्ड करता है ऑफिस, उसके बाद रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होता पाता है, ताकि वो लोग इंडिपेंडेंटली फेयरली काम कर सके। बाद में ऐसा नहीं हो घूस वगैरह दे के कोई भी एनवायरनमेंट लॉ पास कर दिया कोई भी आसाम में। जीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट करता है, सिलेक्शन कमेटी भी रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करता है, जो जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट करता है। चेयरमैन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना। भूटान बॉर्डर टेंशन अभी इंडिया के ऊपर आ रहा है। देखिए ये चुम्बुई वैली के पास में जो डोकलाम रीजन है, इसके ऊपर चाइना बहुत दिन से आग गड़ाए बैठा हुआ है, ये लेना चाह रहा है बिकॉज इंडिया ने डिस्प्यूट राइज किया था यहाँ पर। ये ओल्ड डिस्प्यूट था, और पुराना वाला जो डिस्प्यूट था जैसे जकरलंग जो नॉर्थ में है, और पासांगलंग एंड जकरलंग, ये दोनों जगह अभी बोल रहा है कि 1990s में ही चाइना बोला था कि एक सेटलमेंट कर लेते हैं, पैकेज सेटलमेंट की। ये नॉर्थ का जो है जकरलंग और पासांगलंग, और ये एरिया मैं आपको दे रहा हूँ भूटान को, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप वेस्ट का एरिया जो मुझे दे दीजिए। 1990 में ऐसा दिया था, लेकिन अभी नया डिस्प्यूट स्टार्ट किया है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अगर ये पैकेज सेटलमेंट में भूटान चला जाता है तो इंडिया के लिए एक नया फ्रंट हो जाएगा। ऑलरेडी चाइना अरुणाचल प्रदेश और वहाँ लद्दाख रीजन में ऑलरेडी टेरिटोरियल क्लेम्स कर रहा है, और ये एक नया फ्रंट हो जाएगा बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भूटान का फॉरेन रिलेशन ऑलवेज गाइडेड बाय इंडिया, इंडिया को कंसीडर करके वो लोग लेता है, और अदर कोई कंट्री से कोई फॉरेन रिलेशन, और चाइना चाहता है कि थोड़ा दबाव बनाए और इंडिया से भूटान का रिलेशन का प्रेशराइज करे, लेकिन इंडिया और चाइना को भूटान को अपना रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। 2017 का डोकलाम डिस्प्यूट के बाद अभी चाइना प्रेशर टैक्टिक्स लगा रहा है अगेंस्ट भूटान, अगेंस्ट इंडिया। डिविशनरी टैक्टिक्स है ताकि टेंशन इन लद्दाख के ऊपर आदमी फोकस ना कर पाए, इधर में फोकस चला जाए इंडिया का। इंडिया और भूटान का भी रिलेशन काफी खराब हो। डोकलाम एरिया में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिटराइजेशन होने की वजह से चाइना कैन गेट मोर फंड्स अगेंस्ट इंडिया एंड डाइवर्सिनरी टैक्टिक हो जाएगा। चूज बेसिकली हेरिटेज सिंबल है, जैसे हम लोग का राजघाट हो गया, शांति भवन हो गया, ये सब हेरिटेज सिंबल है हमारा कॉलोनियल लेगेसी के अगेंस्ट में। अगर कोई बैड मेमोरीज रहेगा तो कलेक्टिव डिसीजन है सोसाइटी का कि वो रखे ना रखे, सब्जेक्टिव है पॉलिटिक्स का। कलेक्टिव आइडेंटिटी कहीं रहता है प्राइड का, तो कहीं अनोनिमिटी रहता है। लोग जैसे महात्मा गांधी को अच्छा देखते हैं, वर्शिप करते हैं, पहले उन्होंने अपना एजुकेशन लिया, अपना मानसिकता बदला, प्रेजुडिसेस बदला, और हर चीज को समानता से देखने लगे। ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ था, उसने डिसोन्ड हिमसेल्फ, उसने कास्ट क्रीड ये सब प्रेजुडिसेस को हटा दिया। पहले भी तो वो प्रोडक्ट था ना हम लोगों का जो सोसाइटी का, लेकिन अभी खुद को चेंज किया। फिर राजघाट को वर्शिप करते हैं, कुछ लोग फिर टारगेट करते हैं गांधी जी को। कैन बी टारगेटेड और रिवर्ड बाय द पॉलिटिक्स एंड द पॉपुलेशन। हम अ पार्ट ऑफ आवर वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज बट नॉट ऑलवेज। कुछ जैसे पब्लिक एपोलॉजी भी होता है, जैसे बहुत ज्यादा खतरनाक इवेंट हुआ था, ड्रेडफुल पास्ट था, जैसे होलोकास्ट मेमोरियल या वियतनाम मेमोरियल। इंडिया को यूएस पुश कर रहा है क्वाड अलायंस के लिए, क्योंकि इंडिया कभी भी कोई पार्ट नहीं बना है, कोई अलायंस का नाम का पार्ट था हमेशा। लिव्स इन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अकेला रहेगा और अपना इंडिपेंडेंस बढ़ाएगा, ऑटोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ाएगा, मिलिट्री टैक्टिक्स नेशनल इंटरेस्ट पे काम करेगा, एलाई नहीं बनेगा किसी का। हमेशा न्यूट्रल रहा है, यूएस वर्सेस रशिया, इजराइल वर्सेस अरब। दिल्ली में अभी कोविड-19 के अगेंस्ट में सेरोलॉजिकल सर्वे हो रहा है, जिसमें सेरोलॉजी लिया जाता है, मतलब एक्सटेंट ऑफ द स्प्रेड पता चलता है पॉपुलेशन का कहाँ तक हुआ है। फिर ब्लड सीरम में अगर एंटीबॉडीज पॉजिटिव पाया गया तो इसका मतलब है दैट कैंडिडेट हैज बीन एक्सपोज टू नोवेल कोरोना वायरस। लूनर क्रेटर लेक जो है महाराष्ट्र में रिसेंटली पिंक बन गया था, उसका कारण था कि पानी में बहुत ज़्यादा नमक होने के कारण से हैलो आर्के बैक्टीरिया बोल के एक बैक्टीरिया होता है जो उसको पिंक पिगमेंट बनाता है, उसी से पिंक हुआ था। मधुबनी आर्ट या मिथिला आर्ट ये बिहार में है, इसको जीआई स्टेटस मिला है। ये पाउडर का पेस्ट जो होता है ना चावल का, उससे बनता है। पीपल, एनिमल, बर्ड्स वगैरह हर चीज़ का, रॉयल कोर्ट, शादी ब्याह हर चीज़ का डिटेल्स का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,